हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है, उसका सिंबल C होता है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका 2 and 4, मीन्स K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन आर 4। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, इस वजह से उसको टेट्रावैलेंट भी बोला जाता है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कार्बन का और उसके कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली बहुत ही कम होता है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका रीज़न भी हम लोगों ने पढ़ा था। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है और चार्ज होता है आयंस के पास या फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास। और क्योंकि जो कार्बन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, आयंस नहीं बनाता। आयंस नहीं बनाता तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता से कंपाउंड्स में। इस वजह से कार्बन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करता है। तो उसका जवाब भी हमने पढ़ा था कि अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो क्या होगा? अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो होगा ये कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता। तो वो क्या करता है? शेयर करता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं वहाँ क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन या फिर नॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मेटल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं? हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2। तो हमने एक और हाइड्रोजन लिया, इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ किया और फिर हमने क्या देखा कि इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर कर लिया। और इस हाइड्रोजन एटम ने भी क्या करा? इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, इसे बोला जाता है बॉन्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और इस कोवैलेंट बॉन्ड को आप एक सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन क्या बता रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सिंगल लाइन क्या बता रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने लिया था किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक और ऑक्सीजन एटम आया, इसके पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा? दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। सेम इसने किया। इसने भी क्या किया कि इसने इस ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब यहाँ पे कितने पेयर नज़र आ रहे हैं हम लोगों को? 2 पेयर नज़र आ रहे हैं, 1 and 2। तो इस वजह से हम इन 2 पेयर्स को 2 सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करके शो कर सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है? डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। ये हमारे पास क्या हो गया? डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं 1 सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक पेयर था, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ 2। तो यहाँ पे सिर्फ एक पेयर था तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी। यहाँ पे 2 पेयर आ रहे हैं तो मैंने क्या करा? यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। उसी तरह से एक और एग्जांपल हमने लिया था किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। उसको रिक्वायरमेंट कितनी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है।
तो इन दोनों नाइट्रोजन को ही 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इस एटम ने क्या किया, अदर नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। इस नाइट्रोजन एटम ने भी फर्स्ट नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। अब यहाँ पे कितने पेयर बने, 3 पेयर, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 3 लाइन से इन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये मुझे क्या शो कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। ये बात सभी को समझ आई, ठीक है। अच्छा, एक और ट्राई करते हैं क्लोरीन एटम का। अगर क्लोरीन एटम का हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाना चाहें तो कैसे शो करेंगे। क्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला होता है Cl2। क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है Cl2। इसका मतलब 2 क्लोरीन एटम आएंगे और क्लोरीन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 7। तो यहाँ पे आप 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस क्लोरीन एटम के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, इस दूसरे वाले क्लोरीन एटम के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब अगर आप काउंट करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 8। ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्लोरीन एटम भी क्या करेगा, इस पहले वाले क्लोरीन एटम के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया, 2, 4, 6, 8। ठीक है, दोनों के दोनों एटम स्टेबल हो गए और हमारे पास क्या बन गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। एक और मॉलिक्यूल जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो है अमोनिया। और अमोनिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है NH3। ये हमारे पास क्या हो गया, अमोनिया हो गया। अब अगर अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ये हमने ड्रॉ किया नाइट्रोजन और ये हमने ड्रॉ किए हाइड्रोजन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे शो कर दिए। हर एक हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो तीनों हमने शो कर दिए। उसके बाद नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस हाइड्रोजन एटम को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद है, 1 इसको और चाहिए। तो इसने क्या करा, इस नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, ड्यूप्लेट मतलब 2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही शेल होता है और उस शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस वजह से हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। तो इस हाइड्रोजन ने भी क्या करा, इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस हाइड्रोजन ने भी क्या करा, इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। फिर आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने क्या बोला, तुमने मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो मैं भी तुम सबका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। और अगर मैं इसको लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे शो करूँगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद सेकंड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद थर्ड हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोगों ने किया था CH4। इसको बोला जाता है क्या, मीथेन। हालांकि ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, CNG। तो जो CNG होती है उसमें मेजॉरिटी में कौन प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है। अदर गैसेस भी होती हैं, थोड़ी बहुत अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कौन होता है, CH4। उसको क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम कार्बन और सम अदर कंपाउंड्स विच फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है 2 एटम्स के बीच में, उसे क्या बोला जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, कोई चार्ज नहीं बनेगा, इस वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाते हैं। और अगला टॉपिक हमारे पास है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है अगला टॉपिक, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहली बात, एलोट्रॉप्स होते क्या हैं? सो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म होना, एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म होना जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, डिफरेंट हो, उन सबको आपस में क्या बोला जाएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, कि जैसे हमने बोला कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन के 3 एलोट्रॉप शो किए गए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। वैसे कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। इसका मतलब क्या है कि जो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन है, ये कार्बन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कार्बन के। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या है, सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से इनको क्या बोला गया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोला गया। तो आइए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया डायमंड। तो डायमंड हमारे पास कलरलेस होता है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है। उसके बाद हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में की थी। ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होता जैसे डायमंड होता है, ओपेक होता है कि ग्रेफाइट से आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ओपेक होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड कैसा था, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी टू टच होता है। स्लिपरी मतलब कि फिसलन वाला कुछ है ना, कि आप उसका अगर इस तरह से स्लाइड करोगे तो आराम से स्लाइड हो सकता है। ठीक है, स्लिपरी होता है। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर बात करें इनके यूजेस की, तो डायमंड क्योंकि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, तो इसको ग्लास कटर्स या फिर रॉक ड्रिलिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी माइंस होती हैं जहाँ पे ज़मीन के अंदर और मतलब चट्टानों को काट काट के, जैसे ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है, वहाँ से ऑयल को निकाला जाता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डायमंड यूज़ करते हैं उन चट्टानों को, रॉक्स को काटने के लिए। ओके, और साथ ही साथ ग्लास कटर में भी यूज़ करते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी में आई सर्जन यूज़ करता है। ठीक है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है डायमंड को। तो ये सारे यूजेस हैं, आपकी एनसीईआरटी में है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक को रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। क्योंकि ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच होता है, तो कई बार आप इसको यूज़ करते हैं एज एन लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इन ग्रीज यूज़ किया जाता है, ग्रीजिंग के लिए। ठीक है, जब भी कोई मशीन की ग्रीजिंग करनी होती है, आप ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, जो फ्रिक्शन को कम करे। दो सरफेस जो आपस में स्लाइड करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। और ग्रीस की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट का पाउडर लेते हैं और उसको पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स कर देते हैं। तो ग्रेफाइट पाउडर को जब आप पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स कर देंगे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीस में। तो जब भी आप उसको दो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में लगाएंगे, तो उनका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे कि हमने बोला, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस वजह से ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंसेस डिवाइसेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स, ड्राई सेल का हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, ड्राई सेल्स, इलेक्ट्रोड्स, इन सब में ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आइए एक बार देखते हैं इनका स्ट्रक्चर, कि हमने प्रॉपर्टीज तो सारी की सारी पढ़ ली, लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, डायमंड का। ओके, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। ओके,
तो एक कार्बन एटम हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करते हैं ग्रेफाइट की। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखना कि कार्बन क्या कर रहा है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 4, और इसने क्या करा, 4 कार्बन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अगर हर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया तो इस वजह से डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, और क्योंकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इस वजह से डायमंड क्या कहलाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल एरे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागन मीन्स कि इसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, 4th, 5th, 6th, इस तरह से हमारे पास 6 कार्बन एटम हुए। उन्होंने कैसा स्ट्रक्चर बनाया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया। एरे मीन्स कि एक के बाद एक ये जो हेक्सागन होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हुए चले जाते हैं। और लेयर्ड मीन्स कि यहाँ पे ये जो एरे हैं ये लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास लेयर 1 हो गई, ये हमारे पास लेयर 2 हो गई। ठीक है, और मज़ेदार बात ये है कि इन लेयर्स में आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे इस लेयर के अंदर जितने भी कार्बन एटम आएंगे वो हेक्सागोनल एरे बनाते हुए आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे। इस लेयर में जितने भी कार्बन एटम आएंगे वो भी हेक्सागोनल एरे बनाते हुए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हुए चले जाएंगे। लेकिन इस लेयर के एटम और इस लेयर के एटम्स के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, ये लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। और क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ईजिली स्लाइड कर सकती हैं तो यही रीज़न होता है कि जो बोला जाता है ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लिपरी होता है। अभी हमने पढ़ा था ना, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लिपरी होता है। तो उसके स्लिपरी होने का यही रीज़न होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं लेयर्स, और लेयर्स के स्लाइड करने की वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लिपरी होता है। उसके बाद थोड़ा ध्यान देना, ये मेरे पास एक कार्बन एटम हुआ, अब ये कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कितना क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है हर कार्बन एटम के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि इसका 4th इलेक्ट्रॉन अब भी फ्री है, इसका 4th इलेक्ट्रॉन अब भी फ्री है। ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका फ्री हो गया। इस तरह से हर कार्बन एटम का 4th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। और क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस वजह से ग्रेफाइट को क्या बोला जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये रीज़न होता है। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता लगी, क्या कि ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है, इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से। अच्छा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या होता है, फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार्ज कंडक्ट कर जाता है। ओके, अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या आया, बकमिंस्टर फुलरिन। ये काफ़ी देर से बचा हुआ था, है ना। तो बकमिंस्टर फुलरिन हमारे पास क्या होता है, 60 कार्बन एटम का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। 60 कार्बन एटम का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, या फिर कह सकते हो फुटबॉल शेप। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरिन में जो कार्बन एटम होते हैं ये फुटबॉल की शेप बनाते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा, इन सब में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कार्बन एटम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने कार्बन एटम लिंक कर रहे हैं। अगर छोटा डायमंड हुआ तो कम कार्बन होंगे, बड़ा डायमंड हुआ तो ज़्यादा कार्बन एटम मिलेंगे। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि कितने कार्बन आपस में एक हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना के देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 60 कार्बन, मतलब बकमिंस्टर फुलरिन में एक मॉलिक्यूल में आपको 60 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो किस शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ तो पेंटागनल स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ हेक्सागनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया कि कितने पेंटागन और कितने हेक्सागनल स्ट्रक्चर होते हैं, तो हेक्सागन 20 हेक्सागन आपको इस C60 मॉलिक्यूल के अंदर मिलेंगे, और
12 आपको पेंटागनल स्ट्रक्चर इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन। अच्छा, स्फेरिकल शेप होता है, फुटबॉल शेप होता है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी प्रॉपर्टीज इसकी आई हैं, लेकिन इसके बारे में हमारे CBSE में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। सिर्फ इतना ही है कि इसको 660 बोला जाता है, फुटबॉल शेप में होता है, और क्योंकि ये फुटबॉल शेप में होता है इस वजह से कई बार इसको बकी बॉल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था बकमिंस्टर फुलर ने। किसने किया था? बकमिंस्टर फुलर ने। ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने क्या करा था, इस स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन। ओके, तो आज के लिए बस हमारे पास इतना ही था। एलोट्रोप ऑफ कार्बन हम लोगों ने पढ़ लिया। कल हम कोई नया कंसेप्ट लेके आएंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।